आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जनता स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं यूथ पे, इसलिए कि पिछले 3 दिनों से युवा न्यूज़ में हैं, ख़बरों में यूथ पर बात हो रही है। जिस तरह बिहार में स्टूडेंट्स ने रेलवे के साथ डेमो किया, रेलवे की बोगीज़ में आग लगाई, जिस तरह अपने गुस्से का इजहार किया, और उसके बाद इलाहाबाद में जैसे युवा एकत्रित हुए, बेरोज़गार युवाओं की एक फ़ौज है हिंदुस्तान में जो तैयार हो गई है और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। UNFPA के प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2030 तक हम ग्लोबली यानी सारी दुनिया की युवा आधारित देश होंगे। हमारे यहाँ युवाओं की तादाद 13 से लेकर 35 साल तक की उम्र के लोगों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में होगी। यानी देश की पॉपुलेशन का 40% युवा हैं आज की तारीख़ में, और ये संख्या और बढ़ेगी। जब भी युवाओं की बात आती है और उनके संघर्षों की एक तारीख़ देखते हैं तो हमें जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की याद आती है, जब उन्होंने पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी। उन्होंने बात की थी कि ये सिस्टम, इसको बदल देना चाहिए। ऐसा सिस्टम हो जिसमें युवाओं को रोज़गार मिले, वो रोज़गार के लिए परेशान ना हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के बाद उन्हें रोज़गार मिले, उनकी शिक्षा के अनुकूल मिले, उनकी योग्यता के अनुसार मिले। वो शिक्षा के लिए दर बदर की ठोकरें ना खाएं, शिक्षा के लिए वो परेशान ना रहें। ये एक सोच उस वक्त के नेताओं की भी थी जो देश की आज़ादी में लगे हुए थे। आज़ादी के आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनमें, उनकी क़यादत करने वालों में महात्मा गांधी का नाम नंबर 1 पर है। गांधी जी की एक थिंकिंग थी कि हमारे यहाँ रोज़गार के ऐसे तरीक़े अपनाए जाएं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को तो कम मौका मिले और घरेलू उद्योग हों। छोटे छोटे ऐसे उद्योग, लघु उद्योग लगाए जाएं जिसमें लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी रोज़गार हासिल करें और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी रोज़गार मिले। और ऐसा हो कि जिसमें महिलाएं भी अपना हिस्सा दे सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन पिछले 70 साल की इस सफ़र में हमने ये देखा कि आगे बढ़ने की रेस में हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जगह दी, और इंडस्ट्रीज़ में अब ये एक ऐसा हुआ कि पिछले 40 साल में हमारी इंडस्ट्री ऑटोमेशन की तरफ गई है। और ऑटोमेशन का मतलब है कि जब एक ऑटोमेटिक मशीन या एक मशीनी रोबोट जब सामने आता है तो एवरेज 10 से 15 लोग जो हाथ से काम करते हैं उनका रोज़गार छिन जाता है। ये एक डिबेट है, ये एक बहस है कि क्या हम मशीनें ना लगाएं, क्या हम रोज़गार कम होने के डर से ऑटोमेशन से बचें। अगर हम ऑटोमेशन से बचेंगे तो ये जो नैनो टाइप की मशीनें आ रही हैं, प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं और काम हो रहा है, इतनी बहुत छोटी छोटी खुली आँखों से न दिखाई देने वाली भी मशीनें बन रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम हो रहा है, ये सारे का सारा हाथ से तो नहीं हो सकता। ये सारे का सारा मैन पावर फोर्स तो इसमें 100% कारगर नहीं हो सकती, उसमें ऑटोमेटिक मशीनें चाहिए। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि ऑटोमेशन भी ज़रूरी है और साथ में वो मैन पावर भी चाहिए जो अपने हाथों से काम ले सके, जो अपने दिमाग से काम ले सके और फिजिकल कंट्रीब्यूशन के तहत कोई प्रोडक्ट वजूद में आए। और ये तभी होगा जब उद्योग लघु उद्योग होंगे। अब ये हुआ है कि इसके बीच में एक बैलेंस हमारे यहाँ नहीं रहा
और बैलेंस नहीं रहने से एक तरफ ये हो गया कि जो लोग लघु उद्योगों को हमने जो जिन जगहों पे, जिन आबादियों में, जिन बस्तियों में लघु उद्योगों की स्थापना हुई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्थापना हुई। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो किसी न किसी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो लघु उद्योग लगे, जो बहुत छोटे पैमाने पर लगे, बहुत कम तादाद में लगे, लेकिन ज़्यादातर लघु उद्योग छोटे छोटे घरों में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे। उसका अब ये जो ऑटोमेशन का एक सिस्टम आया, फिर पोल्यूशन की एक आवाज़ आई, भाई पोल्यूशन बढ़ रहा है और प्रदूषण रहित हमें आबादी भी चाहिए, प्रदूषण रहित हमें इंडस्ट्री भी चाहिए। और इस कोशिश ने ये किया कि छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे नगरीय आवासों में होने वाले लघु उद्योगों को वहाँ से दूर किया और लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तरफ धकेला। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लघु उद्योगों से जुड़े वो लोग नहीं जा सकते, इसीलिए कि वो बहुत महंगे हैं, सरकारी ज़मीनें महंगे हैं। लघु उद्योग लगाने का हमारा कोई सिस्टम, देश में ऐसी कोई योजना नहीं बनी जिसमें लघु उद्योग लगाए जाएं और बहुत कम कीमत पर लगाए जाएं, या उनको अगर ऋण के माध्यम से आप उनको मदद करना चाहते हैं उनकी लघु उद्योग लगाने में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने में, तो वो लोन का सिस्टम भी फेल हो गया। और यही कारण है कि पिछले 2017 से 2019 के बीच जब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयड लोगों में, बेरोज़गार लोगों में एक जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है, वो खुदकुशी की प्रवृत्ति, सुसाइड, तकरीबन 24% बढ़ी है। 24% की बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और किसी भी देश के लिए चिंता का विषय है, ख़ासकर हमारे जैसे देश जो बहुत धीमी गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जैसी इकॉनमी हमने अडॉप्ट की है, एक सोशलिस्ट इकॉनमी से अचानक हमने छलांग लगाई है कॉरपोरेट और कैपिटलिज़म की तरफ, और इस कैपिटलिस्ट इकॉनमी ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जगह दी है। और ऐसा ये हुआ है कि कोरोना के काल में जब हम जानते हैं कि अंबानीज़ 90 करोड़ रुपए पर घंटे के हिसाब से कमाई कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोगों की आय इतनी निम्न आय हो गई है कि गांव देहातों में जिनकी आय अगर 3,000 रुपये थी तो वो 1,500 और 1,000 रुपये हो गई है। मनरेगा का पैसा भी वक्त पे नहीं मिल रहा है। मनरेगा का साइज़ हम बढ़ाना चाह रहे थे, अगर वो बढ़ाते, ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करते और उसमें जो 120 दिन के रोज़गार देने की बात है, हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बात सरकार की नहीं है कि ये सरकार या वो सरकार। पिछले 30 सालों में 90 की दहाई के बाद से जिस तरह हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसमें पूरे समाज को या पूरे देश की उस डेमोग्राफी को हमने ध्यान में नहीं रखा। इस तरह के जैसे कोई रेलवे मिनिस्टर अगर किसी एक क्षेत्र का आया तो वहाँ की रेलवे बढ़ गई, वहाँ लाइंस ज़्यादा बिछ गई, वहाँ ट्रैक ज़्यादा हो गए, वहाँ रेलवे की सुविधा ज़्यादा हो गई। अगर कहीं रोड बनाने वाला मंत्री अगर किसी एक क्षेत्र से आया है तो उस क्षेत्र में सड़कें प्राथमिकता के आधार पर बन गई। कुछ इस तरह का ऐसा एक सिस्टम रहा है कि हमने हिंदुस्तान के मैप को सामने रखकर कोई डेवलपमेंट का कंप्लीट प्लान हमने नहीं बनाया। अभी तक जितने प्लान बनाए, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा है कि पहाड़ों में किसी ज़माने में जब ये आया कि पहाड़ों में पानी की कमी है तो वहाँ पे फाइलों में ट्यूबवेल बन गए। हम सब जानते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पे ट्यूबवेल काम नहीं करते और ट्यूबवेल का ये जितनी भी स्कीम थी वो सारी स्कीम फेल हो गई। वहाँ पानी पहुँचाने की वो स्कीमें कामयाब नहीं हुई। तो ये है कि हम जब वो लोग स्कीमें बनाते हैं एयर कंडीशन कमरों में बैठकर, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठकर जो प्लान बनाते हैं, वो प्लान कोहिमा तक, असम तक, बिहार तक, कर्नाटक तक, तमिलनाडु के सुदूर कोनों तक या केरला के कोनों तक या कश्मीर के कॉर्नर तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। और रिज़ल्ट ये होता है कि एक ऐसी असमानता है इस विकास की, इस पूरे वांग्मय को जब हम देखते हैं तो हमें एक ऐसा मंजरनामा दिखाई देता है जहां विकास भी बहुत असामान्य है।
कहीं पर विकास बहुत तेज़ी से है, कहीं पे कम है। यही कारण है कि पीने के पानी की सुविधा आज भी सारे देश में हर ज़िले में और हर गांव में नहीं पहुंची है। आज भी हमारी माताएं बहनें दूर दूर तक जाती हैं, न सिर्फ पहाड़ों में बल्कि रेगिस्तानों में भी कई कई किलोमीटर का सफ़र करती हैं पानी लाने के लिए, और सरों पे वो पानी ढोती हैं, पीने का पानी। और वो पानी भी 100% कितना सुरक्षित है, कितना साफ़ है, कितना हाइजीनिक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी तक हम पीने के पानी के मोर्चे पर नाकाम हुए हैं। कोरोना ने ये साबित किया है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, दवाओं की कमी से लोग मर गए, हॉस्पिटल में बेड की कमी से लोग मर गए, और यहाँ तक कि कब्रिस्तान में, शमशानों में जगह कम पड़ गई और लाशें गंगा में तैरती रहीं, या जिन लाशों का, जिन शवों का दाह संस्कार होना था, वो दाह संस्कार की लोगों को या तो सुविधा नहीं थी, या वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं थीं, या वहाँ पे और जो सुविधा चाहिए वो नहीं थी, और इस तरह उन शवों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं हो पाया। इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से त्रस्त रहता है, लेकिन वो हम समाज ये चाहता है कि जो हम लोग इस दुनिया से जाएं तो उनका सम्मान बरकरार रहे। ये कमियां भी हमें देखने में आई हैं, और हम सब के सब ये देखते हैं कि ख़ासकर अभी जैसे युवाओं का मामला सामने आया है, इन युवाओं के इस मामले में अभी कोई ऐसी संस्था, कोई बड़ी संस्था इन युवाओं को कोई रास्ता नहीं दिखा रही है। कोई राजनीतिक पार्टियां इन युवाओं से दूर दूर हैं। अभी जबकि हम 5 प्रदेशों में चुनाव के दौर से गुज़र रहे हैं, और युवा अगर सड़क पे आ जाएं तो क्या सरकारों को ये करना चाहिए जो इलाहाबाद में हुआ कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने यह बयान दिया कि वो लोग जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहाँ रेलवे को क्षति पहुँचाना चाह रहे थे, रेलवे ट्रैक को और रेल को रोकना चाह रहे थे, हम उनकी पहचान कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करेंगे, और उनको ढूंढते हुए ये लोग आस पड़ोस के हॉस्टल्स में, लाजों में वो उनके दरवाज़े तोड़ रहे थे, और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन पर लाठी बरसाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने, अधिकारी ने ये भी कहा कि हम इस पे यानी उनकी पहचान करेंगे, उन पे मुकदमे दर्ज करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। जब प्रदर्शन करने वालों को हमने अपने संविधान में जो हक़ है वो हमें अपनी आवाज़ उठाने का हक़ है, हम अपने इन अधिकारों से अपने युवाओं को ही हम महरूम कर रहे हैं। हम उन्हें आवाज़ नहीं उठाने देना चाहते। हम विरोध की आवाज़ को सुनना क्यों नहीं चाहते? लोकतंत्र में क्या हम इतने कमज़ोर हैं, क्या हमारी सरकारें इतनी कमज़ोर हैं कि विरोध की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते? जबकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मकसद था। मुझे वो एक घटना अंत में आपको सुनाता हूँ कि जब 47 के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में तबाही मची हुई थी, इंसान जानवर हो गए थे, एक दूसरे की जान ले रहे थे, लोग धर्म के आधार पे, समुदाय के आधार पे बंटवारा कर रहे थे, और दिल्ली में जो हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, वहाँ उनकी उस धड़कन में तबाही मची हुई थी, एक क़यामत का आलम था, लोग एक दूसरे को काट मार रहे थे, फसाद चल रहा था। इसके ख़िलाफ़ गांधी जी ने वहाँ पे अनशन किया। वो आ गए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे वो अन्न छोड़ देंगे, और अनशन पर वो बैठ गए। और जब ये ख़बर आई 47 के बाद, मुल्क की आज़ादी के बाद, तो नेहरू जी और पटेल जी को जब ये ख़बर लगी तो वो भागे भागे आए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा कि बापू अब तो देश आज़ाद है, अब आप ये आंदोलन या ये अनशन, आपकी सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा कि हमने दंगे करने के लिए देश को आज़ाद कराया है? क्या हम आज़ाद हिंदुस्तान में भी दंगे होते देखना पसंद करेंगे? तो पंडित नेहरू जी ने कहा, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि दंगे रोकने के लिए कांग्रेस के सारे लोग, सारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। गांधी जी ने एक ही सवाल पूछा कि जो आग बुझाता है उसके अपने भी हाथ जलते हैं, जो लोग दंगे रोकने गए हैं, कितने वॉलंटियर हमारे दंगा रोकते हुए ज़ख्मी हुए? ये सुना था। पंडित नेहरू जी ने
लाजवाब हो गए। उन्होंने कुछ कहना पसंद नहीं किया और सारे काम छोड़कर सरदार पटेल और नेहरू जी और उनकी सारी टीम उस दंगे को रोकने में जुट गई और वो दंगा रुका। ये है हमारे देश की विरासत। ये हमने 70 साल में ये और इस तरह की बहुत सारी विरासतों को हमने दरकिनार कर दिया है। हम विरोध की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, लेकिन अगर इस डेमोक्रेसी को ज़िंदा रहना है, अगर संविधान की बालादस्ती, संविधान की गरिमा अगर कायम रहेगी, तो उसके लिए हमें विरोध की आवाज़ों को सुनना पड़ेगा। और वो सारे लोग, वो सारे पुलिस वाले जिन्होंने बग़ैर किसी हम तो ये जानते हैं कि कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो योगी हों या कोई और हों, ये हरगिज़ नहीं कहेंगे या ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे कि प्रदर्शन करने वाले लड़कों को दंगाइयों की श्रेणी में रखो और उनके हॉस्टलों के जाकर दरवाज़े तोड़ो और उनकी पिटाई करो और उन पर मुकदमे दर्ज करो। और अगर ऐसा है तो बहुत अफसोस की बात है। हम सब के लिए ये चिंता की घड़ी है, ये हमारे सोचने की घड़ी है। इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, लेकिन कैसा समाज हम बना रहे हैं, कैसी एक राजनीतिक परंपरा हम कायम कर रहे हैं, किस तरह के लोकतंत्र को हम पाल पोस रहे हैं, कैसे उसे पोषित पल्लवित कर रहे हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।